हम देखें डैनियल सेल, ये क्या होते हैं। पूरा फुल स्टडी पर पे बुक से करिएगा, मैं पूरी जानकारी आके करके दे रहा हूँ। 2 तरह के सेल बताऊंगा, दोनों सेल सेम हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डैनियल सेल, डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कल समझ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक सेल। इसमें 2 ऐसे पात्र होंगे, मतलब 2 बर्तन होंगे कांच के। आप मेटल का नहीं ले सकते ना, ध्यान रखना। देखते जाना। एक में जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिंक सल्फेट का विलयन है, जली विलयन, पानी में घुला हुआ। दूसरे में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक मेटल डुबा दिया गया है, जिंक धातु डुबा दिया गया है, जिंक धातु का रॉड, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का रॉड डुबा दिया गया है। अब ऐसा करने पर क्या होगा उसे समझेंगे थोड़ा। एक्चुअली इस पे जो होने वाली है ऑक्सीकरण या अपचयन की जो क्रिया होगी, हो सकता है ऑक्सीकरण हो या हो सकता है अपचयन हो। ये एकदम शुरुआत में बता देने से ऐसा लगता है कि शायद ये ऑक्सीकरण ही करता होगा, वो अपचयन करता होगा। ये ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, ये तुलनात्मक होता है। जैसे एक बंदे को मेरे पास भेजे मेरे साथ धक्का मुक्की करने के लिए, आपने देखा कि मैं गिर गया, वो जीत के चला गया। आपके दिमाग में ये बैठ गया कि विक्रम सर गिर ही जाते हैं। दूसरे आदमी को देखे भेजे, पता चला तब भी मैं गिर गया, तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया कि ये आदमी तब भी गिर जाता है, गिरा हुआ है। तीसरा आदमी भेजे, तब भी गिर गया, अब तो तुम्हारे दिमाग में परफेक्ट हो गया। एक और आदमी भेजे, पता चला मैं उनको गिरा दिया, अब आपके दिमाग में थोड़ी बात होगी। ये तुलनात्मक है। इससे कमजोर भेजूंगा तो वो गिरा देंगे, इससे बलवान भेजूंगा तो ये गिर जाएंगे। क्लियर हो गई? तो बातें क्या होगी, तुलनात्मक होगा। यहां पर भी इन जगहों पर जो रिएक्शंस होते हैं ये तुलनात्मक होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा एक दूसरे की तुलना में अपचयन कर सकता है। अगर ये ज्यादा अपचयन कर सकता है तो इस जगह पर अपचयन ज्यादा होगा, तो इस जगह पे ऑक्सीकरण होगा इसकी तुलना में, या इसकी तुलना में इसमें अपचयन कम है तो फिर यानी ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो, एक दूसरे के तुलनात्मक है ये। क्यों? क्योंकि जब हम इनको जोड़ रहे हैं और ऊपर से तार से जोड़ रहे हैं, तब ये तुलनात्मक, ये ताकत एक दूसरे पे आजमाना शुरू होगा। अब समझे, यहां पर दोनों में पता चल गया। अब वो बातें आपके दिमाग में डाल दिया हूं, अब वो चीजें आगे जाकर के पता चलेगा जब हम 2-3 क्लास आगे बढ़ेंगे। आपके बुक में जिस सीक्वेंस में ये चैप्टर पढ़ाया गया है, मैं वो सीक्वेंस थोड़ा तोड़ के ऐसे सीक्वेंस में लूंगा जिससे ये चैप्टर और ज्यादा आसान हो। मैंने कहा था एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सीक्वेंसली थोड़ा चेंज करूंगा, अन्यथा आपके दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन आते जाएगा। उसका सॉल्यूशन करने के लिए हर बार मुझे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा आपके डाउट्स का, चाहे आप करो डाउट ना करो डाउट। हमें तो पता है कि किस तरह के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होंगे, इससे मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ईजी क्या होगा उस वे में आपको पढ़ाऊंगा इसको। तो चलिए, यहां पर जब इसको पानी में डुबाया गया है तो ये Zn2+ और SO4 आयन पानी में मिलते हैं। तो इस जगह का जो विलयन है उसमें क्या मिल रहा है, Zn2+ और SO4 मिलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये यहां पे। इसी तरह से जब इनको डुबाया गया, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, तो ये टूट करके बनाता है Cu2+ आयन और SO4 2- आयन।
विलियन में है इसलिए एक्वस लिख सकते हो। कई बार आप देखते हो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक में लिखा है, तो आप बोलते हो सर विक्रम सर क्यों नहीं लिखे, या फिर नहीं लिखना चाहिए कि लिखना चाहिए। 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास दिमाग में। तो जब तक ये एक्वस नहीं होगा तब तक तो Cu2+ होगा ही नहीं। कोई भी सॉलिड चीज अगर मैंने यहां पे एक्वस नहीं लिखा तो ये CuSO4 ही है। लेकिन जब ये घुल गया तो मैंने यहां पर बताते समय ये नहीं बताया, अभी तो फिलहाल अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये रहेगा, ये सही है। लेकिन मैंने वहां पर क्या लिखा था, ये विलियन एक्वस है, मतलब ये पूरे प्रोसेस को दिखाएगा। ये मतलब अगर मैंने लिखा CuSO4 एक्वस तो इसका मीनिंग हुआ कि इस विलियन में ये है, ये नहीं है। हो सकता है अधिक मात्रा में घोला तो कुछ ना घुला हो, तो यहां पे हो सकता है। अब इस सेल की रचना कैसे हुई है जरा समझेंगे। ये दोनों अर्ध सेल कहलाएगा, हाफ सेल। एक जिंक हाफ सेल, एक कॉपर हाफ सेल कहलाएगा। 2 अर्ध सेल है। कोई भी 2 अर्ध सेल कोई प्रक्रिया को निर्धारित नहीं कर सकता है, यानी कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया है जिसमें हो रही है कोई घटना, लेकिन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपने आप में कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। तो रेडॉक्स तब होगा जब ये दोनों को हमने कोई चालक से जोड़ दिया। ये विलयन को हम जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, आयनिक चालक लेंगे। आयनिक चालक लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, इसमें कोई आयंस घुला हो। सिंपल बात कहूँ, इसमें जेली है, अगर अगर का या जेलेटिन का जेली है, उसमें घुला हुआ है, नमक घुल सकता है, कोई भी चीज़। तो यहाँ पर घुला एक्चुअली घुला हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड। ये जेली है ना। इसमें क्या है, अगर अगर क्या चीज़ है, एक प्रकार का जेली है। वो खाने पीने में भी आता है, जो आप जैम खाते पीते हो ना, उसमें रहता है वो चीज़ है। दूसरा, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट की थोड़ी मात्रा है। तो तीसरा, KCl की भी थोड़ी मात्रा है, और इसमें पानी है। और इसको अच्छे से उबाल करके कर दें तो फिर जैम बन जाएगा। आपके घरों में आता है अरारोट, ठीक है, या मैदे को भी ले लो, अच्छे से उसको बॉईल करिए, अच्छे से गर्म करिए तो गोंद बन जाता है। उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो मस्त जम के कतरा बन जाता है ना। तो वैसा ही है। तिखुर नाम सुने हो, खाते होते होगे, है ना। तो वो वैसे ही जम जाता है, तो वैसे ही है। चलिए, हो गया ये क्लियर। तो ये एक कांच की नली में है, और उसको हमने गीला गरम में डाले तो लिक्विड रहता है, जैसे ठंडा होता है जम करके हार्ड हो जाता है। पर इसके अंदर आयंस है, पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक। ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है ये, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक। हम इसको किसी चालक से जोड़ देते हैं। चालक मतलब वायर से, ठीक है, कोई कंडक्टर से ऐसे जोड़ देते हैं। डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर रेडियो लगा दो, लाइट लगा दो, दुनिया की कोई भी चीज लगा दो, ठीक है। हमने यहां पर वोल्टामीटर लगा दिया। चलिए, ये वोल्टामीटर जो कि इसके बीच के करंट को बताएगा। कोई भी बल्ब एक वायर कनेक्ट करके नहीं जला सकता। मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई भी एक वायर ला के मेरे बॉडी में टच कर दो करंट का, मुझे कुछ नहीं होने वाला। यानी मैं बिजली पे हूं, अभी भी मैं बिजली पे हूं। ये अर्थ जो है, इसमें हम एक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट जोड़ देते हैं, दूसरा पार्ट ओपनली हम भेजते हैं, समझे। तो क्या होता है, अगर मैं यहां से उसको छूं तो मुझे लगेगा वो करंट मार रहा है, उसमें बैठ के इसको छूंगा तो मुझे लग रहा है ये करंट मार रहा है। ये साइंस है हमारा। तो चलें यहां पर, अब देखो होगा क्या, असल में इस जगह पे होगा क्या वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी पूरी रचना के साथ साथ हम इनमें होने वाले मैकेनिज्म को भी समझेंगे। पहली बात समझिए, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आप कल के डेट में एग्जाम में प्रश्न आएगा कि गैल्वेनिक सेल का चित्र बनाइए, उसकी क्रियाविधि समझाओ। वोल्टिक सेल का सब वही है, इसको ठीक से समझाऊंगा, अगले स्टेप में आपको पूरी बातें हो जाएंगी। तो पुराने वीडियोस में आप देखेंगे मैं गैल्वेनिक सेल को ज़्यादा
समझाया मैंने, इसमें अब बोले तो अंतर क्या है सर, उसमें भी वही समझाया, वही है, एग्जामिनेशन के व्यू से वही है, परंतु एक्चुअली ना थोड़ा डिफरेंस है जो कि अभी तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, अब फंस जाओगे। चले, ये हो गया वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, जो भी है। अगर पूरी तरह से इसी तरह से अरेंज कर दिया गया है तो यहां पर एक घटना होगी, वो क्या है, ये जिंक जैसे ही इस विलयन पर आएगा और ये कॉपर जैसे ही इस विलयन पर जाएगा, या यूं कह सकते जैसे मैंने ये वायर कनेक्ट किया, ठीक, दोनों में तुलनात्मक रूप से एक पर ऑक्सीकरण और एक पर अपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया, अपचयन ग्रहण करने की क्रिया है। भाई मैं कहता हूं ग्रहण किया हमने, किनसे, क्वेश्चन लग गया ना, दान किया अभी किसको, क्वेश्चन लग गया ना। तो दोनों जगह पे एक है, लेकिन मैंने ये कहा मैंने उनको दान किया, ओके ओके, अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है कि किसको दान किया। हाँ, ये हो सकता है क्या, कितना मैंने दान किया, रुपया कितना, अब कितना क्वेश्चन, ये अलग बात है, वो अगले स्टेप की बात है। तो ना ऑक्सीकरण अकेले होता है ना अपचयन अकेले होता है, दोनों साथ में होता है, इसीलिए पढ़ते हैं रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ होने वाली क्रिया है, इसलिए ऑक्सी अपचयन या अपचयोपचय या रेडॉक्स, ये शब्द एक ही है। अब देखो जिंक, अभी हमने कनेक्टेड है पूरा, विलियन भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड, तब एक घटना होती है। तो बुक में ऐसा लिखा रहता है कि जैसे हम जिंक को विलियन में डुबाते हैं तो ये घटना होती है, ऐसा लिखा होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं उस पर। अकेला मैं जिंक को डुबा दूंगा कुछ नहीं होगा। हाँ, जिंक का रॉड ऐसे अंदर चला गया, विलियन बोला कुछ करो, ये बोला तू कुछ कर, दोनों का चल रहा, अब कुछ करना, कोई फोर्स ही नहीं उसके पास, कुछ नहीं होने वाला, फोर्स आना जरूरी है। दूसरी तरफ तो कंपटीशन शुरू। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहां पे जैसे ही जिंक इनके संपर्क में, ही बोलूंगा जिंक ऐसे ही बोल देता हूं बोलने को, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी व्यवस्था जब कंप्लीट होती है तब, स्विच ऑन है, करंट बह रही है तब, यह सही कहानी है। तब ये जिंक और विलियन के बीच में एक घटना होगा कि जिंक जो है यहां पर जो Zn है इसकी सतह पर, वो Zn उस सतह से निकल करके इस विलियन में जाने लगता है, Zn2+ बनाने लगता है। कैसे पॉसिबल है यह? ऐसे पॉसिबल है कि जिंक मेटल सॉलिड अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और बन जाएगा Zn2+, और आयन हमेशा विलियन में रहेगा। ध्यान रखिए, आयन कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, मेटल के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो यहां पर आकर के इसमें आकर के घुल जाएगा। तब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गया। इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों अरबों जिंक आयन्स बन करके जिंक परमाणु जिंक आयन में कन्वर्ट होते रहते हैं और इधर ये निगेटिव कर देते हैं इसको, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हुआ, इस क्रिया में कौन सी घटना हो रही है जरा देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए ये वाला एनोड है, क्योंकि उसकी सतह पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? बिल्कुल सेम टाइम पर दूसरी साइड पे भी वही घटना हो रही है। इसके दिल में लगी आग तो उसके भी दिल में लगी आग। ठीक है, दोनों में अगला चलता है। इस जगह पर यहां पे क्या हुआ, जिंक झड़ के कहां पे जा रहा है, विलियन में जा रहा है, और ये धीरे धीरे बेचारा दुबला पतला होते जाएगा, और इस तरह से इस विलियन में जिंक आयन की संख्या बढ़ने लग जाती है। क्लियर हो गया यहां तक की बात है? दूसरी साइड आप तो जानते हो ना, पहले भी इसमें जिंक आयन था, सल्फेट आयन है, सब है। यहां पर भी कॉपर आयन और सल्फेट आयन है। यहां पर जो विलियन का Cu2+ है, आपने क्या देखा, यह निगेटिव हो गया,
निगेटिव हो गया मतलब इसने जनरेट किया इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन उस दिशा में जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड हो रही। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते निकलते कौन है भाई, जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, निकलते निकलते इसमें आने लगेगा। इसके पास नेगेटिव हो गया है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई है, नेगेटिव है, तो वो दान कर सकता है। लो यस, यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ से आ रहा है, वो ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आने लगता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को मांगने के लिए, लेने के लिए ये पहुंच जाता है महोदय। कौन जा रहा है, Cu2+। इस जगह पर एक घटना हो रही है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu धातु बना, ये सॉलिड है भैया, ये एक्वस है। हुआ? अब मान लेते इधर से नहीं भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते यहां पर Cu इसके पास गया, ये खुद उसके पास जाने पर उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये खुद क्या बन गया, Cu। तब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। मैं कह रहा हूं चलो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है उस कंडीशन, मतलब मैंने इसको डुबाया तो ये घटना हुई, उसको डुबाया तो ये घटना हुई। मैंने कहा तुलनात्मक है, नहीं चलो तुलनात्मक को भी छोड़ दो, तो भी जैसे मैंने इसको डुबाया, ये क्या कर गया, Cu2+ जो है Cu में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हाई से लो हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कौन सी रिएक्शन हुआ, अपचयन, रिडक्शन हुआ। जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। यहां पर आप देख रहे हो कैथोड है। कल आपने देखा था एनोड पर मतलब पॉजिटिव था, कल देखे थे विद्युत अपघटन की क्रिया, वहां पे बताया था मैंने। चलिए यहां पे क्या हुआ, उल्टा काम हो रहा है। अब चलते हैं, हो गया क्लियर? वो वाला कौन सी क्रिया थी, इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, इलेक्ट्रोलाइसिस था वो। अब यहां पर ये क्लियर हो गई बातें। तो यहां पर कॉपर जो विलियन में था वो इसके ऊपर आएगा और धीरे धीरे कॉपर किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, ये Cu में कन्वर्ट होता है। Cu2+ आया और यहां पर Cu में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इसके ऊपर Cu की एक परत धीरे धीरे जमती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी। यहां तक का बात क्लियर हो गया, ये दुबला हो रहा है, वो मोटा हो रहा है। पर सवाल ये है कि विलियन से कॉपर आयन यानी पॉजिटिव आयन कम हो रहा है। तुलनात्मक रूप से देखें तो किसी भी विलियन में धन आयन और ऋण आयन की अनुपात बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने लवण सेतु नहीं लगाया, तो ऐसा होने के बाद वो कुछ टाइम तक होगा और फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन की संख्या तो कम हो गई, उसकी जगह पे सल्फेट आयन बढ़ गया, निगेटिव बढ़ गया इस विलियन में। इधर जिंक आयन बढ़ चुका है, कॉपर आयन की जिंक आयन बढ़ चुका है, सल्फेट आयन कम हो गया। तो ये सल्फेट आयन जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है वो इसमें प्रवेश करेगा, जैसे मैं लगाता हूं, ठीक, और इधर से वो निगेटिव आयन निकलेगा। अब बुक में ये ज़रूर लिखा है कि इस जगह पे जाने पर क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन गति करती है, वो अलग बात है, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसकी जगह पे Cl- जितना रहेगा वो पहले निकल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका Cl ही गायब हो जाएगा, SO4 चला जाएगा। असल कहानी ये है कि इसका निगेटिव आयन इस तरफ जाएगा और इस तरफ आने के बाद फिर इक्वल कर जाता है। मान लो यहाँ जिंक आयन 1 बना तो सल्फेट आयन इधर 1 आया, इधर कॉपर 1 कम हुआ तो सल्फेट 1 आयन कम हो गया, जो इधर चला गया। अब पूरी प्रोसेस देखिए, इधर से आयन का फ्लो हो रहा है, निगेटिव आयन का, इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो इस दिशा में हो रही है, परंतु करंट फ्लो उल्टे दिशा में माना जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ है। तब देखिए इस जगह पर क्या कौन सी रिएक्शन हुई, जिंक सॉलिड जो है वो कॉपर एक्वस आयन यानी कि कॉपर आयन से परिवर्तित हो रहा है, किसमें, जिंक 2+ आयन और कॉपर सॉलिड मेटल में। ये रिएक्शन हुई। तो इसमें होने वाले रिएक्शन क्या है,
इसका फुल रिएक्शन है ये। हम रिएक्शन को सेल रिएक्शन के रूप में भी लिखते हैं, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में देखेंगे हम, वहाँ पर दाएं बाएं शब्द लगाया हुआ है, मैं वो शब्द न लगाते हुए एकदम एक्यूरेट शब्द लगाऊंगा। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, फिर रिडक्शन वाला पार्ट को लिखेंगे। तो जिंक जिसमें जिस इलेक्ट्रोड पर ये पूरा अर्ध सेल है, तो इस सेल पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन, और इसमें हो रहा है अपचयन। तो रिडक्शन वाला पार्ट में क्या हुआ? Zn सॉलिड, Zn आयन, हाँ Zn एक्वस 2+ आयन में परिवर्तित हो रही है। अपोजिट पार्ट, ये जो हम सिंगल लाइन है ना, और इसको कहेंगे पाइपलाइन, ऐसा नाम है इसका संकेतों का। तो पाइपलाइन के बाद क्या है? आप क्या देख रहे हो? Cu2+ एक्वस क्या हुआ? Cu सॉलिड। ये सेल रिएक्शन। इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो आपको 1.1 वोल्ट प्राप्त होगा। आपको कैसे थ्योरी लिखना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। क्लियर समझ में आ गई यहां पे क्या हुआ है? ये गैल्वेनिक सेल में भी कर सकते हो, ठीक है, यहां पर गैल्वेनिक सेल में, ठीक। तो ये वही सेल बनाना, वही रिएक्शन आपको लिखना है, सब कुछ वही है। आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। और बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ये है, और इसके लिए आपको एक नोट्स भी है, अगर आप चाहें तो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको देख के लिखें तो भी आप सही से लिख पाएंगे, या चाहें तो PDF में मिल जाएगा, और इसका अलग से भी PDF अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक। पूरी घटना मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये दोनों में अब मैं एक नई चीज़, जो ये है गैल्वेनिक सेल, तो क्या क्या समझ में आया, क्या क्या करना है? आप सीधा PDF देखोगे कुछ नहीं लिख पाओगे, बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो देख करके ही बनाना है कॉपी में। कोई ऐसी बात है जो मुझसे पूछना चाहिए, आप देख सकते हो। अभी आपको बस 10-15 मिनट की क्लास था और कुछ नहीं था, आगे चलता हूँ। क्लियर? डैनियल सेल। अब आपकी NCERT बुक ने डैनियल सेल को समझाते समय कुछ चीज़ें समझाए हैं उसमें, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। उसने एनोड, कैथोड सब चीज़ समझाए, मैं तो इसी को एक बहाना मान करके सेल के होने वाले मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश किया। उसने क्या समझाया? इसने कहा कि अगर मैंने दो तरह के इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने व्यवस्था की वही इलेक्ट्रोड वह व्यवस्था है, कुछ नहीं है उसमें, अलग कुछ नहीं है, तो वो ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल में उनका कहना यह है कि जिंक से, जिंक चूंकि नेगेटिव हो रहा है ना यहाँ पे, बोलो नेगेटिव है, ये लिखा भी है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस दिशा में हो रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का उल्टा अपोजिट करंट का फ्लो होता है। ये आप मतलब देखो, आप अगर सही तरह से किसी चीज़ को समझना है, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में, उसके रिएक्शन और असली चीज़ों को, अंदरूनी चीज़ों को समझना है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ समझना। आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो उल्टा होता है, उल्टा ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो चलती है वो करंट फ्लो है। हम जितने भी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वो करंट के फ्लो को पढ़ते हैं, लेकिन करंट नाम की को करंट है, करंट यानी एक बहाव, पानी का करंट, पानी का बहाव, एक बहाव है। लेकिन असल में जो अंदरूनी घटना पर शुरुआत से वैज्ञानिक करते आ रहे हैं, शुरुआत से मतलब बोल रहे हैं कि प्लस है माइनस की तरफ चलता है, तो वो उसी आदत के अनुसार हमारी पढ़ाई होती है फिजिक्स में। लेकिन असल कहानी होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, एक पदार्थ है जो बहता है। प्रोटॉन नहीं बहता। करंट का फ्लो मतलब प्रोटॉन का बहाव नहीं है, ये याद रखना, आपके दिमाग में इसे हटा देना कभी भी। सर इधर से इलेक्ट्रॉन बहता, उधर से प्रोटॉन बहता, क्या फर्क पड़ता है? प्रोटॉन नाभिक के अंदर घुसा रहता है और उस नाभिक को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, लूज इलेक्ट्रॉन ही गति करती हैं, समझे? और ऐसे वह गति करता है कि एक परमाणु, मान लेते हैं ऐसा एक सोडियम का मेटल को देख लेते हैं, सोडियम का ये नाभिक है, ठीक है। सर एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता भी है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ऐसे ही दूसरा परमाणु है सोडियम का, ये 2, 8 और 1। जब मैं ये पूरे लाइन से जमे हुए हैं,
पूरे सागर है इसका। जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो इसको मैं नज़दीक वाले को दूंगा ना। मैं एक मेटल पकड़ा हूँ, एक धातु पकड़ा हूँ, चलिए ये पेन है, एक धातु मेटल समझ लो। यहाँ पर मैं सेल से इसको करंट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ताकत लगा कर झटका लगाएगा। अब ये इसको ज़बरदस्ती मैंने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा कैसे, नहीं पकड़ सकता। तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, ताकत से जा रहा है ना। वही होता है ना, तुम्हारे हाथ में जितना पकड़ सकते हो पकड़, तो नहीं पकड़ पाते तो तू रख दे अब। यस, वही काम होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालते हो ये हर कोई एक दूसरे को दे देता है, और आखिरी वाला जो है वो एक वायर से जब जुड़ा हुआ है तो ये लेना चाहता है तो इसको ले लेता है। चल, तो हम इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर से निकल रहा है, वायर्स में ही घटना हो रही है। ये साइंस है, आपका फिजिक्स है। आप बोलेंगे सर मैं प्लस ऐसा हो रहा है तो उल्टे दिशा में प्लस जाएगा, प्लस में प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ है भाई? प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर फंसा हुआ है, कैसे पूरे परमाणु को डिस्ट्रॉय कर दोगे क्या, बिगाड़ दोगे क्या? अगर वो बिगड़ के प्रकृति बिगड़ेगी, कभी वो सोडियम दिखेगा, कभी नाइट्रोजन दिखेगा, कभी ऑक्सीजन दिखेगा, कभी कुछ दिख सकता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या था, वो एलिमेंट्स है। प्रोटॉन की संख्या अगर 8 है तो सीधे सा मतलब है वो ऑक्सीजन है। बोलो, 97 है तो गोल्ड है, 26 है तो लोहा है, 24 है तो क्रोमियम है, 28 है तो निकल है। कर डालोगे क्या ऐसे? कुछ नहीं कर सकते आप, ये सब लफड़ा करना ही नहीं है, होगा ही भी नहीं। तो आप अगर वैसा करते इधर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज रहता है, आपको पता है, वो ले भी सकता है, दान भी कर सकता है। परमाणु सिर्फ एक ही काम करती है। ये अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर लो, रोज आपको झटका लगेगा आपके दिमाग में, अगर आप पढ़ने और सुनने और समझने वाले बच्चे हो तो, कुछ नई नई चीज़ों का। चलो, यहां तक क्लियर हो गई? चलो साहब, हो गया। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि ये करंट वाली बात वहां पर समझाया गया। दूसरी बात समझाई गई है कि इसमें क्या क्या घटना होती, जो मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात समझाई गई है, ऐसी व्यवस्था में यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, हम इससे ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करें, तो क्या होगा? ये 3 बातें आपको 3 चित्रों के साथ एक बार समझाया गया है, उसको समझाता हूं मैं आपको। चलो देखो, ये वाला आपको शायद एकदम क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि पिक्चर वाइट में रहता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप जो मैं समझाऊंगा उसको आप समझने की कोशिश करना, और उसके बाद आप एक बार इसको देख लेना। यहां पर देखिए, 1 मिनट में इसका कुछ उपाय करता हूं, हो जाए तो अच्छी बात है। वाइट बैकग्राउंड के लिए अलग तरह का सेटिंग चाहिए रहता है। चलो, 3 कंडीशन बताएगी। हम ऊपर से, ये बैटरी है, सेल है, देखिए ध्यान से, इस सेल को इस तरह से अरेंज किया गया है। नीचे हमने एक वॉल्यूम कंट्रोल रखा है जिसको रियोस्टेट कहते हैं, परिवर्ती नहीं, परिवर्ती प्रतिरोध ऐसा शब्द लेते हैं, है ना, रियोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में। उसमें हम जैसे अपने घर में पंखा होता है, पंखा में से करंट कम ज़्यादा करना है, तो ये करंट को कम ज़्यादा करने के लिए तो इसने क्या किया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, आपको पता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पता है। तो बैटरी का ये देखो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। ये हमने ऊपर से दूसरी बैटरी लिया है, ऊपर से हमने क्या लिया, दूसरी बैटरी लिया है। उस बैटरी से हमने इनको जोड़ा, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ा है और इधर से नेगेटिव को, ये देखो यहाँ, ये कुछ नहीं कनेक्शन, ये देखो, ये इसमें वोल्टामीटर लगा दिया इसने। वोल्टामीटर इसलिए लगाया इन दोनों के बीच में कि कितना करंट आ रहा है इसके बीच में बताएगा। तो फिलहाल इसके बीच का करंट कितना है बेटा, इसके बीच का करंट है 1 वोल्ट, मतलब 1.1 वोल्ट का बनता है, तो वही वोल्ट यहाँ पे है। तो इसमें जितना वोल्टेज ये पैदा कर सकता है ये सेल, वो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू तो नहीं लिखा, तो इसकी जगह पे एक लाइन लिखा गया है, ये लिखा भी है, इसका कितना है 1.1 वोल्ट है। ठीक है, 1.1 वोल्ट है। हम इसको कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके खिसकाएंगे ना इस पॉइंट को, आता है वॉल्यूम कंट्रोल ऐसे वाला भी आता है, आपने देखा होगा, है ना। मिक्सर पहले जो साउंड सिस्टम होता था उसमें लीनियर वॉल्यूम कंट्रोल हुआ करता था, वो बहुत महंगा है ये, ऐसे घुमाने वाले से, समझे।
इसमें क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस जगह पर अगर मैं ऊपर से कोई करंट डाल रहा हूं, वो कम है, जितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं इसमें, वो इनसे कम है, यानी 1.1 वोल्ट से कम है बाहर का विद्युत धारा, तो ये खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस दिशा में जाएगा? जैसे जा रहा था एनोड से कैथोड, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिसिटी देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये उल्टा काम करेगा। देखो इसका ये जो है क्या करेगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, चेक करो। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, देखो ये इधर माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आते आते इधर से आते आते अगर यहां पे है ना, तो ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, लेकिन इधर का क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, ये भी ले रहा है, बोलो तो ले तो रहा है, लेकिन यदि हमने इस साइड रखा है तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए, इधर आ रहा था, वो कम आएगा इस तरफ, यानी कि ये बाह्य वोल्टेज कम है। थोड़ी फिजिक्स जानना है बेटा, ये फिजिक्स वाले टीचर है और केमिस्ट्री वाले टीचर या बायोलॉजी वाले टीचर से कोई रिलेट नहीं करता है, कोई साइंस इससे रिलेट नहीं करता है। रिलेट करता है आप कौन सा हो। तो यहां पर करंट जो है कम आ रही है इस तरफ, क्योंकि ये करंट जो है पूरा का पूरा फ्लो इधर हो गया है, तो यहां पर कम भेजा जा रहा है। अगले में देखो ये पॉइंट जैसे जैसे इधर आएगा यहां तक, तो ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा इधर बढ़ती है, क्योंकि ये क्या चीज, प्रतिरोध है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है इस तरफ से आने वाला, और इधर जाने पर ये बढ़ने लगेगा और यहां पर आते थे फुल्ली बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस तो अब यहां पर है कि ये इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम है, तो यहां पर नहीं आ पा रही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, यानी कि इधर से ही इलेक्ट्रॉन का बहाव, ये वाला इलेक्ट्रॉन का बहाव इस तरफ जाएगा, ना कि इधर जाएगा। यस हो गया। दूसरा था समझना है, यहां पर लगभग बराबर है, मतलब जितना वोल्टेज इसमें है उतना वोल्टेज इसमें है। तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, विद्युत धारा बना रही है, तो ये विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम कर रही है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि यहां पर ऑक्सीकरण और यहां पर अपचयन हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, एक सेल जनरेटर की तरह काम कर रहा है। दूसरा, दोनों बराबर है, ये भी 1.1 वोल्ट है, ये भी 1.1 वोल्ट है। अब दोनों, अब देखो ताकत, जितना ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है इधर से इधर, वही इलेक्ट्रॉन इधर से आकर के उसको दबाव लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक रहा है। एक आदमी यहां पर क्या हुआ, मैं इधर जा रहा हूं, उधर से आने वाला मुझे उतना रोक नहीं पा रहा, तो मैं उसको धक्का लगा के निकल जाऊंगा। यस अब मैं इधर जा रहा हूं, नहर के पानी को सोच लो आप, मेरी ताकत ये, चलो यहाँ आदमी वाला ठीक है, तो जैसे मैं जा रहा हूं और वो उसने भी उतना ही ताकत लगाया, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो आप ये बोलोगे सर कैसे रुक गए हैं, या वो आदमी कैसे रुक गया, वो दोनों नहीं रुके हैं, दोनों अपने काम कर रहे हैं, पर दोनों बराबर है, सो आपको रुका हुआ नजर आएगा। तो यहां पर फ्लो नहीं होगा करंट का, तो यहां पर ये आई वैल्यू 0 है। यस फ्लो 0 है, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब ये एकदम काफी नजदीक है किसके, यहां पर लिखा गलत है यार, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो इतना ज्यादा है कि ये उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। ठीक है बेटा, अब ये कितना ज्यादा हो गया, अब ये इससे ज्यादा, ये ज्यादा हो गया, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होते हुए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करेगा। मतलब ये इससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से होकर के इधर गुजर रहा था ना, हाँ, उसको इन्होंने क्या करा, इसने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव का निगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करने लगी। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगा तो जो जिंक आयन था इसके पास, ये जिंक आयन, वो जिंक आयन इसको लेने लगेगा और इस जगह पर जमने लग जाएगा जिंक। ठीक है, इसमें जमने लग जाएगा जिंक। दूसरी तरफ देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला जो है इसकी ताकत जो है वो क्या पड़ गया, इधर से ज्यादा जाने लगा। अब जो प्रवाह जो है, अब इधर इसका क्या हुआ, प्रवाह अब उल्टे दिशा में, इसका प्रवाह, ये वाला प्रवाह जो है उधर रुकेगा,
और उसके बाद ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगा, इसी चीज़ को दिखाया इलेक्ट्रॉन का जाना, ठीक। अब इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएगा, अब यहाँ पर ये होगा कि इस जगह का कॉपर, इसमें अब इलेक्ट्रॉन कम हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हुआ, Cu जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, जिसको ये ले लिया और ये निकलने लगा, बोलो सही है। और इसके बाद ये Cu2+ बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जबकि यहां पर साम्यावस्था पे है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप अपने बुक में ले लेना। यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया इनसे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक भी ओपन करके देखिएगा, आपके पास बेटा हर चीज अवेलेबल है, आपके पास दोनों बुक अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स अवेलेबल है, आप जाकर के एनसीईआरटी से बुक खोल के देख लेना। मैंने इसको देखा नहीं, मैंने सीधा लिया और डाल दिया था। अब चलिए पहली वाली बात पे कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब बाह्य क्या है, ईएमएफ यानी बाह्य विद्युत सोर्स कम होता है इनके से, तब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक की छड़ से कॉपर छड़ की ओर हो रही है, उल्टा होता है, ऊपर हो रही है। एक्चुअली ये जो कहा गया है ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेगा, ये वाला इधर करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, तो अगर ऐसा जोड़ा गया तो ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही उल्टा दिखेगा। ये इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में अब कौन सा इलेक्ट्रॉन आने लगी बेटा, ये वाली इलेक्ट्रॉन आने लगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, ये खुद रुक गया है, और रुकने के बाद जो एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन आएगी, कहाँ से आएगी, यही वाला ऐसे जाएगा, इधर से तो जा ही नहीं सकता है, ये बात समझना। और जो निगेटिव और पॉजिटिव को जो ये मेंशन किया है ना, इधर ये निगेटिव है, ये ध्यान रखना, है पॉजिटिव लिखा है, और ये एक्चुअली पॉजिटिव है। अब जो देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एनोड एकदम राइट लिखा है, कैथोड एकदम राइट लिखा है। इसके बाद तो एनोड और कैथोड चेंज हो गया, यहां पर कोई एनोड कैथोड है ही नहीं है। पूरी बात एक बार पढ़ लेना, ये आपको समझाने के लिए कहा गया है, समझने के लिए है, कोई एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, नीट और जेई के बारे में नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और वो उसके लिए तो वैरायटी हमारे लिए इसी सब चीज़ों को इसलिए समझना पड़ता है। हमने पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया, अब जाके खोल के देख लीजिए। रीजन, जैसा स्टूडेंट वैसा क्लास। क्लियर हो गया। और हाँ, गैल्वेनिक सेल को समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी यहाँ पर समझा दिया है। तो इसी मतलब ये जो आपने जो चित्र देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को आपको गैल्वेनिक सेल में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और सारी थ्योरी तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिख दिया है, इसको आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ पढ़ाने लायक कोई बात ही नहीं है अलग से। नोट्स में भी मैंने पूरी चीज़ें लिख दिया है। हाँ, ये एक बात है कि अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल में क्या होगा, कॉपर अर्ध सेल में क्या होगा, लंबा लंबा आपको लिखना पड़ता है थ्योरी, जो आपके बुक से ज़्यादा सुंदरता से हमने इसको लिख करके आपके सामने पेश किया है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये चित्र तो ये तो दिखाई दिया था आपको, वो पूरा दिखेगा। अब एक बार दिखाऊं क्या, और देख लो, शायद आपको कहाँ पे है। अच्छा, ये इसने उल्टा रखा है ना, जिंक वाला इधर, कॉपर वाला इधर। हम हमेशा वो काम करेंगे जिसमें जैसा एनोड होता है ना, उसको इस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड, और राइट साइड में कैथोड। Inside of that solution, immersed in it, we have a copper electrode. So that's just a piece of solid copper, and it's just alligator clipped to a wire. Between the two beakers, we have something called a salt bridge. So this is filled with sodium sulfate, and the little cotton plugs on the end there are just to keep the solution in. So this provides us ion flow between the two beakers. On the right here, we have a beaker containing a zinc sulfate solution with a solid zinc electrode. And you can see that there's actually a reaction taking place on that zinc. That's what that darker color is, where it was in the solution. And so we're going to walk through what's happening in this reaction in terms of electron flow, ion flow, oxidation, etc. So in a voltaic cell, we have a spontaneous reaction.
That means that this reaction does not require any external energy. In fact, it's producing electrical energy. So this is a voltmeter, and it tells me that I'm getting about 1.1 volts out of this reaction. And so what is happening is I have my strongest reducing agent, which is zinc, and my strongest oxidizing agent, which is copper 2+. So my strongest reducing agent, zinc, is going to undergo oxidation at the anode. So at my anode, I'm going to have solid zinc oxidized to zinc 2+. And at my cathode, which is the solid copper electrode, I'm going to have copper 2+ ions reduced to solid copper. As you can see. So what we're going to see over time as this cell operates is we're going to see this zinc get become oxidized, and that's what we're seeing with that black color on the electrode. So the oxidation is actually going to decrease the mass of our zinc electrode, and it's going to eventually dissolve away. The electrons that are produced during this oxidation reaction are going to move through the wire. Visual marker. Are going to move through the wire. आई बात समझ में? To the cathode. वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है जो बाहर वायर से वो इसमें आ रहा है और ये Solid. एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? जो कि मैंने बताया ना, आपको ध्यान है पूरा? The electrons travel through these wires to my वो जो वायर जो दिखाया and then into my cathode. Once they're in the cathode, they're able to meet up with copper 2+ ions in the solution and then form solid copper. So what we should see over time here is the color of this solution should get lighter and the mass of my copper electrode should increase. Now that's going to be a little bit hard to see on an RE copper electrode, but we can make a small adjustment to this reaction and then we can work with the cell. So if we look at our two half reactions, you'll see that the solid copper is actually not a reaction, it's a product. And so this electrode is merely here to deliver electrons. It's not actually involved in the reaction. So I can take this solid piece of carbon. Carbon is actually quite conductive in its solid form. I can take this solid piece of carbon and I can replace the copper electrode with it. So I'm going to pull out this copper electrode. I'm going to squeeze this वोल्टेज चेक करो, electrode into 1.4 हो गया. and we see that we still have जब उसने कार्बन लगाया यानी ग्रेफाइट लगाया तो 1.4 हो गया, है ना? जब उस जगह पे क्या था, कॉपर था तो 1.1 था. अब ये कैलकुलेशन बताऊंगा आगे जाके. zinc metal being oxidized at the anode. The only difference is that over time as this reaction occurs, I should see some plating of copper onto this carbon electrode. So over time that should develop kind of a copper colored sheen as copper solid copper is plated onto it. गोल्ड लगाऊंगा तो और बढ़ जाएगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो आपके पास आता है ये सुपर इम्पोर्टेंट है. सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु क्या है? देखें, हमने ये लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज लगाया है. ये क्या चीज़ है? आपको बताया कैसे बनता है, वो तो बता दिया मैंने. क्या चीज़ है? ये दो अर्धसेलों के बीच में आयन का जो संतुलन है उसे बनाए रखने में काम करता है. तो यहीं पर हमने लिखा इसके लिए परिभाषा, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल जो भी लिखें, में दोनों अर्धसेलों को आपस में जोड़ने के लिए आयनिक चालक के रूप में एक माध्यम प्रयुक्त किया जाता है. आयनिक चालक क्यों कहे?
धात्विक चालक क्यों नहीं कहे? क्योंकि हम यहाँ पे धातु भी लगा सकते थे ना, मेटल भी लगा सकते थे, तो मेटल लगाते तो वही वाला रिएक्शन शुरू हो जाता। वो भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, वो भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर आयंस लिया क्योंकि आयन जो अधिक हुआ था उसे हम कम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, तो आयन का फ्लो को देने के लिए हमने आयनिक चालक लगाया। तो ये आयनिक चालक ही क्या कहलाएगा? सिंपल एक लाइन में, दो अर्धसेलों के बीच में जो आयनिक चालक होता है उसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज के लिए एक प्रश्न आता है कि भाई इसकी कार्य क्या है, लवण सेतु क्या है, कार्य क्या है, कैसे बनाते हैं? आपको क्लियर हो गया? तो कैसे बनाते हैं यही देख लेते हैं। पहले हमने क्या कहा, एक यू ट्यूब लेते हैं। यस, यू ट्यूब यही है असली में, यूज आकार की जो नली होती है वो यूट्यूब है, वो बाद में सब हर चीज़ का अपना नाम हो जाता है। में हमने लिया, पहले लिया पानी, जल, थोड़ा सा अगर आपके पास अगर नहीं है तो जेलेटिन होगा। अगर एक वेजिटेबल वो प्रोडक्ट होता है, और मतलब ये कहाँ से मिलता है? ये समुद्र में जो शैवाल होते हैं उसमें से प्राप्त की जाती है। और जो जिलेटिन होता है, जो नरम वाले कंडे खाते हैं सब, लचीला वचीला आइसक्रीम सब खाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, वो मिलता है हड्डियों से। जानवर बहुत सारे काटे जाते हैं, तो उसके बोन्स में काफ़ी मात्रा में वो हड्डी वो होती है, जेली रहता है, उसी से बनाते हैं क्या चीज़। तो कभी भी आप कैंडी लेने जाओगे ना कहीं पे, और वो नरम वाला है ना, तो वो पूछेंगे आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। सही दुकान है। अब जैसे मॉल वगैरह में कुछ कैंडी बेचते हैं, आपने देखा होगा, लंबा लंबा अलग अलग डिज़ाइन के सब बेचते हैं, हैंडीमेड कैंडियाँ रहती हैं, नरम से जेम टाइप का, जेली टाइप का। तो वो सारी कैंडी दो प्रकार का होता है। तो आप वेज बोलोगे तो ये बताए कि ये वेज वाला पार्ट है, ये नॉन वेज वाला पार्ट है। 100 ग्राम 250 रुपया, ठीक है, बहुत महंगा रहता है। ठीक है, आप बोलोगे इतना महंगा क्यों? तो उतने महंगा उसको बनाने में खर्चा आया तो लेगा ही बेचारा। ठीक, तो ये है। उसके जगह या तो जेलेटिन हो सकता है। मैंने कहा, आप क्या बोला था? मैंने तिखुर बोला था क्या? हाँ, तिखुर है, या ये सब चीज़ें मिला करके आप बना सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ी मात्रा में KCl और थोड़ी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट मिला करके इसको गर्म करेंगे। ऐसे लिख देता हूँ, गर्म समझते हो ना, ये हॉट डेल्टा परिवर्तन। फिर जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है, वो ठंडा करने पर जेली बन जाएगा। यही प्रक्रिया है। तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, फ्लो में लिख दिया हूँ। इस तरह से इसमें भर देंगे तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको पलटो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। थोड़ा सा ये इसके बाद हमने इसके ऊपर जब बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉटन लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर न बहे सर के। अब बात आता है इसका कार्य क्या है। पहला कार्य है कि आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। दो अर्ध सेलों के बीच में जो परिपथ होगा उसे तो हम आंतरिक सेल कहेंगे। क्या आंतरिक परिपथ? ये बाह्य परिपथ कहलाएगा जहाँ से करंट लेते हैं। और जो अंदर एक सेल जो आपको दिखाई देती है एक छोटा सा, उसके अंतर्गत दो पदार्थों के बीच में एक पेपर का बना हुआ एक डायफ्राम होता है, या पेपर का बना हुआ एक सेपरेशन पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये सेपरेशन पार्ट के रूप में क्या है, लवण सेतु है। इसी साइंस का उपयोग करते हैं ना, ध्यान रखना। ऐसे एक ही विलयन डाले, दो इलेक्ट्रोड डाले, ऐसा नहीं चलता है, दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा है, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, ये इसका फ़ायदा होता है। अगर ये नहीं लगाते तो फिर एक ही सेल के अंदर करना पड़ता है सब काम। फिर आता है, यह दोनों अर्ध सेलों के विद्युत अपघट्टियों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। अब दोनों तरफ आपने देखा होगा, एक तरफ नेगेटिव आयन बढ़ गया था, एक तरफ कम हो गया था, तो उसने उसको सप्लाई करके बराबर कर दिया। बस ये तीन। तो वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आता है लवण सेतु क्या है, कैसे बनाते हैं। ये हो सकता है नहीं भी होता है, लेकिन इसके दो कार्य लिखे, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। क्या लवण सेतु किसे कहते हैं? दो कार्य लिखे। तब तीन में लिख देने दो कोई, ठीक। अब दो क्या लिखना, तीनों ही लिख के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक्स्ट्रा काम पे कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन ऐसा है कि 5 क्वेश्चन बनाना है, आपने 6 क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले 5 को ही आपको राइट करेंगे, उसके बाद अगला लास्ट वाला गलत रहे या सही रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, पहले में बीच वाला कोई गलत हो गया तो भी वो पहले 5 को ही गिनेंगे, काउंट करेंगे, ऐसा चल सकता है। लेकिन किसी आंसर देते समय 1-2 पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। नीचे तो नहीं करोगे, ऊपर ही करोगे, वो 2 लिमिट है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
थैंक यू। थैंक यू